गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज फिर से नया वीडियो लेकर हाजिर रहा हूँ। आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब 50% ऑब्जेक्टिव का मतलब आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव को भी आप कवर कर लेते हैं एग्ज़ाम में, अगर 50% सही करके आते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। 70-80%, 80% आप आराम से ला सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कम पढ़कर ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को ही पर बात करेंगे। आज एग्जाम का बच्चा ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन 15 दिन बचा हुआ है, तो इस एग्जाम को लेकर ही हम क्या करेंगे, अब थोड़ा फोकस करते हैं ऑब्जेक्टिव पर। हर एक चैप्टर वाइज साइंस का, आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव लेकर रोज नया नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे और उसी पर बात करेंगे, जिससे आपका एक जो ऑब्जेक्टिव कवर हो जाए। तो देखते हैं हम, देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ेंगे आज 2021-22 को लेकर। देखिए ऑब्जेक्टिव में हम पहला क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, देखिए निम्न में से कौन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ब्रिक यानी किडनी, ब्रिक क्या होता है, किडनी को ही क्या कहता है, ब्रिक कहा जाता है ना, तो या गुर्दा। देखिए ब्रिक का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा है, रचनात्मक और क्रियात्मक, तो क्या है आप पहले देख लीजिए, नेफ्रॉन। इसका आंसर क्या होता है, नेफ्रॉन जो है ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन क्या होता है, संवेदी तंत्र है ना, न्यूरॉन क्या है, एक आपका संवेदी तंत्र। यहाँ नेफ्रॉन और न्यूरॉन ये दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा करता है। ये क्या है, संवेदी तंत्र है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का जो कार्य करता है वो न्यूरॉन की वजह से होता है। तंत्रिका तंत्र जो कार्य करता है वो न्यूरॉन की वजह से कार्य करता है, लेकिन नेफ्रॉन की वजह से, नेफ्रॉन ही क्या होता है, ब्रिक के अंदर माने किडनी के अंदर क्रियात्मक एवं माने क्या होता है, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। और आपको पता है एक ब्रिक में लगभग 8 से 10 लाख न्यूरॉन पाए जाते हैं, सॉरी न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा, एक किडनी में बहुत ज्यादा होता है। किडनी जो होता है आपका एक सेम के बीज हो, देखे ना, सेम के बीज की जैसा हमारे शरीर में एक जोड़ा होता है, यानी 2 होता है। ब्रिक की संख्या हमारे शरीर में क्या होता है, एक जोड़ा। जो पीछे जो बैकबोन है, बैकबोन से क्या होता है, जुड़ा होता है। यही हमारा क्या करता है, पेशाब वगैरह को छानने का भी कार्य किडनी से ही किया जाता है। तो ये किडनी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता है। देखिए मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। अभी देखिए मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग माने उत्सर्जन कौन करता है, उत्सर्जन मतलब क्या, अपशिष्ट पदार्थ, हम लोग जो भी खाना खाते हैं पीते हैं उसके बाद जो हमारा उपयोगी होता है वो क्या उत्सर्जित तो उपयोग कर लिया। अब जो अपशिष्ट बच गया, क्या जो अपशिष्ट बच गया, अब बचा हुआ चीज को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने का बहुत सारा जगह होता है ना, जिसे क्या करते हैं, नाक से नीटा निकाल देते हैं, तो नीटा निकालने का उत्सर्जन क्या हो गया, नाक हो गया ना। जैसे हवा, नाक से क्या होता है, हवा भी निकाला जाता है, जो अपशिष्ट हवा होती है ना, वायु, उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। त्वचा से पसीना निकालते हैं, त्वचा भी क्या अपशिष्ट अंग हो गया ना। मल द्वार से क्या करते हैं, मल निकालते हैं, या फिर हम लोग पेनिस से क्या निकालते हैं, टॉयलेट को निकालते हैं। तो सब उत्सर्जी अंग है, लेकिन मेन इसमें कहा जाए मेन उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो मेन उत्सर्जी अंग आपका होता है, कौन सा होता है, ब्रिक। मेन उत्सर्जी अंग क्या है, ब्रिक है, किडनी है। सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग ब्रिक होता है। रक्त हमारा उत्सर्जी अंग है नहीं, श्वेत ग्रंथि से श्वेत दूध निकलता, श्वेत ग्रंथि से क्या होता है, पसीना वगैरह निकलता है ना। तो पसीना भी, श्वेत ग्रंथि भी उत्सर्जी अंग है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रमुख है हमारा। इससे हमारा जो ब्लड को शुद्धिकरण किया जाता है यहीं पर किया जाता है। उसके बाद आपको जो पानी और ब्लड को अलग किया जाता है वो भी क्या होता है, ब्रिक में किया जाता है। तो मेन उत्सर्जी अंग क्या होता है आपका, ब्रिक होता है। आगे देखेंगे हमारे घरों में, हमारे घर में ये ना, जो हम जहां हम लोग जैसे लाइट जलाए हुए हैं, जिस लाइट की वजह से हम पढ़ा रहे हैं ना, आप लाइट की वजह से घर में पढ़ते हैं, इंजोरा होता है, तो वो क्या होता है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है, हमारे घरों में जो विद्युत क्या होता है, आपूर्ति किया जाता है, विद्युत को सप्लाई किया जाता है, तो कहता है कि वह कितना कितना होता है, उस कितना वोल्ट का होता है। तो हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होता है वो किस प्रकार का विद्युत होता है। यहाँ ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है आपका। देखिए आपको क्या ऑप्शन है, 220 वोल्ट का दृष्ट धारा, 220 वोल्ट का दृष्ट धारा,
12 वोल्ट का दृष्ट धारा ना, और क्या है 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा और 12 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। तो आप जानते हैं घरों में जो सप्लाई होता है दृष्ट धारा माने बैटरी की धारा, दृष्ट धारा क्या होता है बैटरी की धारा, और बैटरी की धारा हमारे घर में नहीं सप्लाई होता है, मेनली जो हम बाहर से तार के द्वारा तान के लाते हैं वो क्या होता है वो दृष्ट धारा नहीं होता। जैसे हम घर में बैटरी जोड़ कर करते हैं ना, बैटरी वाला जो धारा होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, लेकिन जो बाहर से आता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है या प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो मेनली हम ये दोनों ऑप्शन में देखिए, तो 12 वोल्ट का नहीं क्या 220 वोल्ट का होता है, क्या होता है 12 वोल्ट में तो बॉल्ब जलता है, तो बॉल्ब जलाना है नहीं ना, हमको 220 वोल्ट हमारे घरों में जो होता है 220 वोल्ट का क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, हमारे घरों में 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। आगे देखिए एंड्रोजन क्या है, क्या है एंड्रोजन क्या है, बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका है कि एंड्रोजन है क्या। तो एंड्रोजन क्या है, एक नर लिंगी हार्मोन है, मादा लिंगी हार्मोन है, पाचक रस है या ऑल है, क्या है ऑल है। चार ऑप्शन में से देखिए, जैसे पाचक रस जो क्या करता है हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है, पाचक रस जो होता है क्या होता है हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। मादा लिंगी हार्मोन टेस्टो हार्मोन होता है, क्या टेस्टो हार्मोन को मादा लिंगी हार्मोन कहता है ना, टेस्टो हार्मोन को मादा लिंगी हार्मोन कहता है। तो एंड्रोजन जो हार्मोन है वो नर लिंगी हार्मोन है, एंड्रोजन जो हार्मोन है आपका क्या है नर लिंगी हार्मोन होता है। आगे नेक्स्ट देखिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, दर्पण है आपका जैसे आप फिगर पढ़ोगे कि दर्पण ये होता है, तो दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर अगर वस्तु रखा गया है, स्थित है ना, वस्तु स्थित है का सीधा प्रतिबिंब होता है, तो कौन सा दर्पण ऐसा होगा ना, तो वह दर्पण का नाम पूछ रहा है, तो वह कौन सा दर्पण होगा जिसमें हम रखेंगे वस्तु तो हमेशा किसी भी दूरी पर रख दें, चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें यहाँ रखें यहाँ रखें, कहीं भी दूरी पर रख दिया जाए तो उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता है अगर उत्तल दर्पण जो होता है ऐसे वाला जो दर्पण बनता है उत्तल दर्पण, इसमें वस्तु कहीं पर रखा जाए उसका प्रतिबिंब क्या बनता है हमेशा सीधा बनता है, हमेशा क्या बनता है सीधा बनता है। यहाँ देखिए आपको उत्तल दर्पण जो है उत्तल दर्पण नहीं सॉरी एक उत्तल दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण बना, एक समतल दर्पण में भी ध्यान से समतल दर्पण भी होता है, तो उसमें भी क्या होता है वस्तु कहीं भी रखें उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो क्या आंसर इसका क्या होगा उत्तल और समतल ये वाला होगा, कि दो ऑप्शन दिया हुआ ये नहीं रहता तो उत्तल दर्पण होता या फिर कुछ नहीं तो अवतल होता, लेकिन दोनों में होता है उत्तल में और समतल में दोनों में क्या होता है वस्तु कहीं पर रखिए आपका प्रतिबिंब क्या बनता है सीधा ही बनता है ना, वस्तु कहीं भी रखिए प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसमें होता है वस्तु क्या होता है अवतल में प्रतिबिंब रखते हैं तो वस्तु क्या होता है उल्टा बनता है, सिर्फ मुख फोकस जब होता है ये दर्पण हुआ इसमें सिर्फ मुख फोकस एफ और पी के बीच में अगर यहाँ पर वस्तु रखे जाए तब सिर्फ क्या होता है सीधा बनता है, लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या बनता है उल्टा बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार जो होता है कार के अग्रदीप में प्रयुक्त निम्न में से कौन सा दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण है, कार के जो कार का हेडलाइट होता है ना, कार का जो कार या गाड़ी का जो हेडलाइट होता है तो हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट में अंदर की जो भाग होता है उसमें कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कार के हेडलाइट में जो होता है कौन सा दर्पण होता है, देखिए जिससे समतल दर्पण नॉर्मल जो हम चेहरा देखने में उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जो गाड़ी के जो बगल वाला जो मिरर होता है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है हम क्या करते हैं अग्रदीप के रूप में करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग अग्रदीप के रूप में करते हैं, और भी उत्तल दर्पण का उपयोग हजामती शीशा के रूप में करते हैं, या डॉक्टरों द्वारा जो इलाज किया जाता है चेक करने के लिए नाक गला अंदर के भाग को, वहां भी क्या होता है उत्तल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसका सबका अपवर्तनांक आप याद कर लीजिएगा ना। तो क्या होता है इसका अपवर्तनांक 1 होता है,
बर्फ का भी लगभग 1 के करीब होता है, इसका होता है 1.5 होता है, इसका 2.4 होता है। तो लगभग क्या होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक इसका होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक इसका होता है। तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका है, तो हीरा का जो है सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। अगर लोहे के फ्राइंग पैन माने जो लोहा का जो बर्तन होता है आपका, लोहा के बर्तन में जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को अपनाया जाता है। लोहा जो धातु आपका होता है, लोहा का जो बर्तन बनाया जाता है, तो क्या होता है, लोहा के बर्तन में खाना बनाते हैं या फिर रखा जाता है, क्या होता है, अगर उसे जंग लग जाता है, लेकिन उसमें जंग से बचाने के लिए किसी चीज का परत चढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए किस चीज का उसमें परत चढ़ाया जाता है। तो आपको पता होगा लोहा को जंग से बचाने के लिए नॉर्मली हम किसी बचाने के लिए तो पेंट भी उपयोग कर सकते हैं, ग्रीस लगाकर भी कुछ दिनों तक उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या जैसे ये दोनों गर्म होगा क्या हो जाएगा, जल के उड़ जाएगा ना, तो इसका खाना बनाने में ये दोनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो आपका आंसर होता है जिंक की परत चढ़ाकर, क्या कहते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर या जस्तीकरण बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहा जाता है। जस्तीकरण का उपयोग हम करते हैं लोहे के फ्राइंग पैन में, जहाँ खाना बनाया जाता है, खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है उसमें क्या करते हैं, हम जिंक की परत चढ़ाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो अब देखिए, आसानी से चाकू से काटा मतलब कोई एक ऐसा धातु है उसको हम घरे वाला जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है ओकरो से काट दे, वैसे धातु पूछ रहा है। तो आपको पता है धातु जो होता है नॉर्मली बहुत ही कठोर होता है, धातु मुलायम नहीं होता है, धातु क्या होता है, कठोर होता है ना, चमकीला होता है। तो क्या करता है, कठोर धातु कटेगा नहीं ना, तो कुछ अपवाद है उसका, जैसे आपका जो सोडियम धातु है, ये सोडियम धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। एल्युमिनियम को आप घर में देखो काट सकते हैं चाकू से, मैग्नीशियम भी नहीं, कैल्शियम भी नहीं, जैसे कॉपर है, कॉपर को भी क्या कर सकते हैं हम आसानी से चाकू से नहीं काट सकते हैं। तो आता है आपको कौन कौन से काट सकते हैं, तो सोडियम ऑप्शन में आता है। अगर और ऑप्शन दिया जाए तो आपको पोटेशियम दिया जा सकता है, लिथियम दिया जा सकता है, ये सबको क्या कर सकते हैं हम चाकू से काट सकते। सोडियम और लिथियम को भी हम क्या करते हैं, पोटेशियम लिथियम सोडियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूना का पानी जो होता है, जैसे घर में पेंट करने के लिए जब आप डालते होंगे, घर में पेंट करने के लिए क्या करते होंगे, बाल्टी में आप डालते होंगे, तो डालने के बाद क्या होता है, वो पानी घुल जाता है और दूधिया कलर का हो जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन ऐसा कारक है जो पानी को दूधिया कर देता है, ना दूध के आकार का पानी को कौन करता है। तो उसी में आपको होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 जो होता है, क्या करता है, पानी को, चूने के पानी को क्या करता है, दूधिया कर देता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया जो अम्ल वर्षा कराता है, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्ल वर्षा कराता है। ये क्लोरीन गैस हो गया जो पानी को शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है। ये ऑक्सीजन हो गया जिसको हम सांस के रूप में उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस का भी उपयोग सांस के रूप में करते हैं, इसका उपयोग हम सांस के रूप लेने में करते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं, पानी को शुद्धिकरण में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। और आता है टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आता है। तो टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में, तो टार्टेरिक अम्ल जो पाया जाता है इमली में, सिरका में एस्टिक अम्ल, संतरा में और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नहीं, दोनों में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसमें इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, इसमें एस्टिक अम्ल, ये आपका आंसर हो गया टार्टेरिक अम्ल ना। ये क्या हो गया, टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इमली में, टार्टेरिक अम्ल इमली में। देखिए इसी प्रकार से आपको हम वीडियो दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे।